Hello everyone, very good evening. Welcome back to my channel JB's Lecture. I am Jui Bhattacharya, and today, right before starting the video, I wanna inform you something that if you go right at the very first video of my channel, you will find I have said over there that I will describe each and every chapter in both the languages, that is Bengali and also in English. But I have actually decided to change my mind a bit because I have decided I just want to reach to the entire Indian students, to the I just want to reach to all over India. That is why I have decided my mind, or I have just changed my mind. That is, I will describe each and every chapter in both the languages, that is Hindi and English. Now my Hindi is a bit broken, but you will make out what I will say, you will understand what I will say. That's what I can do. And I too know that practice is something, and beyond practice there is nothing. Okay, if I practice, if you practice, I you both of us will definitely improve our skills, isn't that? That is why I have decided finally, with bravery, that yes, I will describe each and every chapter in both the languages, mostly in Hindi and in English. So let us start today's video, that is on a very important poem of ISC board syllabus, class 11 syllabus, that is Crossing the Bar, written by Alfred Lord Tennyson. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग द बार जो पोएम है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोएम है क्लास 11 के लिए। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो समरी है और इसका जो मेन फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो तो पहले एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कुछ पता करते हैं। ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये जो पोएट है, ये थे कौन? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक्चुअली वाज एन इंग्लिश पोएट, बट ही वाज बिलोंगिंग टू क्वीन विक्टोरियाज रेन। दैट इज़ वाई एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को हम लोग ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट भी बोलते हैं। अभी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज में बिलोंग करते थे। तो विक्टोरियन एज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे, विक्टोरियन एज में बहुत सारा कंसर्न्स थे। ये जो विक्टोरियन पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड का जो फीमेल राइटर्स थे, फीमेल राइटर्स यूज टू टेक some male names in order to publish their poems. That time female writers were prohibited to publish any type of writings. That is why they needed to do that. इंस्टेड ऑफ दैट और एक्सेप्ट दैट बहुत सारा अदर प्रॉब्लम्स थे। विक्टोरियन पीरियड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, लेकिन वो इंग्लिश ऑनर्स और मास्टर्स के बारे में हो जाएगा, इसीलिए विक्टोरियन एज के बारे में हम लोग अभी इसी वीडियो में बातें नहीं करेंगे। तो क्या हुआ था, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो राइटिंग्स थे वो कुछ कुछ तो विक्टोरियन कंसर्न्स के ऊपर थे ही, लेकिन कुछ कुछ उसी क्लैशेस के बारे में थे। जो क्लैशेस आज भी चलता है वो है कि रिलीजियस फेथ्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, ये दो जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स के बीच में जो क्लैशेस है वो क्लैशेस आज भी चल रहा। पहले तो बहुत ही मतलब ब्रूटली चलता रहा था, तो चलते थे, इसीलिए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उनका जो राइटिंग्स था वो राइटिंग्स में ये क्लैश बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज किए थे। ठीक है, तो आज का जो मतलब पोएम है, इसी पोएम में भी हम लोग देखेंगे ऐसा ही कुछ एक्सपोजिशन, ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा मैंडेटरी फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और क्रॉसिंग द बार नियर अबाउट 1889 में लिखा गया था। तो चलो एकदम चलते हैं पोएम की ओर, पोएम देखते हैं और ईच एंड एवरी लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये है पोएम, ये है क्रॉसिंग द बार। सो राइट एट द वेरी बिगिनिंग लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द वेरी टाइटल। क्रॉसिंग मीन्स वी ऑल नो टू क्रॉस, एंड हियर बार की मतलब क्या है, BAR बार, गलत तरीके से मत लो। बाहर की जो मतलब है इधर, इसका मतलब है बैरियर।
ठीक है। तो क्रॉसिंग द बैरियर, क्रॉसिंग द वेरी सैंड बार। नाउ सैंड बार क्यों बोला गया, सैंड बार की मतलब क्या है, ये हम लोग जान पाएंगे जितना हम लोग इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा बोल देती हूँ, ये सैंड बार कहाँ से आया, सैंड बार जो वर्ड मैं यूज़ की ये क्यों की, क्योंकि सैंड बार क्या होता है, कोस्टल एरियाज जो है और कोस्ट जो है, वो कोस्ट एंड सी के बीच में जो सैंड की लाइन होता था और होता है रादर, उसी लाइन को हम लोग बार और सैंड बार बोलते हैं। कोस्टल एरियाज आर व्हाट, सी और ओशियन की जो पार है जहाँ सैंड्स रहते हैं उसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं। और वो कोस्ट एंड सी और ओशियन के बीच में जो रेखा है, जो मतलब एक बैरियर है, उसको हम लोग सैंड बार बोलते हैं। तो ये जो सैंड बार है, ये सैंड बार क्रॉस करने के बारे में ये पोएम है। अभी शुरू में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एलिजी, हम लोग इस पोएम को हम लोग एलिजी भी बोलते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये जो पोएम लिखे थे, ये पोएम एलिजी की फॉर्मेट में लिखे हैं और एलिजी की फॉर्म में लिखे हैं। अभी एलिजी क्या है, एलिजी है एक्चुअली मोर्नफुल पोएम्स, ठीक है। मतलब क्या है, जो पोएम्स की मतलब ऐसा कुछ पोएम्स है और ऐसा कुछ राइटिंग्स है जिसके द्वारा हम लोग डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं और डिसअपॉइंटमेंट को, मोनोटोनस, समथिंग मोनोटोनस, मोनोटोनी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग उसी उसी पोएम्स को और राइटिंग्स को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली एलिजी। एलिजी सिर्फ और सिर्फ पोएम्स ही होते हैं, ठीक है। एलिजी पोएम्स ही होते हैं, मोर्नफुल पोएम्स को हम लोग एलिजी बोलते हैं। अभी ये जो पोएम है ये एलिजी की फॉर्म में लिखा गया है। और एक मतलब लिटरेरी डिवाइस है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इधर यूज़ किया गया है, वो है कि मेटाफॉर। ये मेटाफॉर अभी कहाँ से आया, क्या है मेटाफॉर, मेटाफॉर है भाई ऐसा कुछ कि जिसमें तुम्हें एक सिंपल सा मैसेज मिलेगा, लेकिन उसी मैसेज के पीछे कुछ ऐसा डीपेस्ट थॉट रहेगा जो तुम्हें चौंका देगा। कि ये एक्चुअली वैसा टाइप का एक कविता है, वैसा टाइप का एक पोएम है कि ये एक मेटाफोरिक वे में लिखा गया है। इधर पे जो बोला गया है वो बहुत ही सिंपल सा है। पायलट के बारे में बोला गया है, सी के बारे में बोला गया है, कोस्टल एरियाज के बारे में बोला गया है, उसके बीच में जो सैंड बार है वो क्रॉस करने के बारे में बोला गया है, फिर ओशियन में जाने के बारे में बोल रहा है, शिप में जाने के बारे में बोल रहा है। ये सब बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही डीपेस्ट थॉट है, एक्सेप्टेंस की मैसेज दे रहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब जा रहा है, उसका थोड़ा बहुत आवाज़ आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे माइक खरीदना, मतलब माइक मैं नहीं खरीदी, क्योंकि तुम लोग ठीक से वीडियोस देख भी नहीं रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए। तो भाई थोड़ा सा देखो, कमेंट करो और समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बता दो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, and may there be no mourning of the bar when I put out to sea। इधर हम लोग देख रहे हैं सनसेट के बारे में बोला गया है, सनराइज के बारे में नहीं बोला गया है, सनसेट के बारे में बोला गया है। एंड आफ्टर सनसेट व्हाट कम्स, दैट इज द डार्क इवनिंग। इवनिंग में क्या होता है, अगर स्काई एकदम क्लियर रहे तो स्टार्स दिखते हैं हम लोग। स्टार्स तभी आते हैं जब स्काई क्लियर क्लियर रहते हैं। तो हम लोग जब स्टार दिखते हैं ना, मतलब लैंड के ऊपर खड़े होके हम लोग जब स्टार्स दिखते हैं, हम लोग स्टार्स गिनने की बहुत ही फिजूल की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं होता, स्टार्स हम लोग नहीं गिन पाते हैं। ये होता है कि इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो स्टार्स है, ये जो हमारा स्काई है, यूनिवर्स है, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज नेवर एंडिंग, इजंट दैट, दिस इज अननोन टू अस एंड ऑल्सो इनफाइनाइट। तो इधर सनसेट के बारे में बोला गया है। सनसेट की मतलब क्या है, कुछ खत्म हो जाना, ठीक है। ये दिन में जो सन की जो रे आता है, सब कुछ जो ऐसा मतलब एकदम ब्राइट ब्राइट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाना, ठीक है। सन जो है वो सेट कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि लाइफ जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम लोग चलते जा रहे हैं कुछ ऐसा ही यूनिवर्स की ओर, जिसमें सिर्फ है स्टार्स एंड स्टार्स, जो रिप्रेजेंट करता है द इनफाइनाइट और नेवर एंडिंग यूनिवर्स, एक अननोन वर्ल्ड को। And one clear call for me. So here the poet receives a very call. What kind of call it is? It is the very call to leave the eternal world. It is the very, actually it is the very call to leave the not eternal,
eternal world. It is the very call to leave the world. It is the very call where he is staying. ठीक है, ये जो पृथ्वी है, इधर हम लोग आते हैं थोड़े देर के लिए, हम लोगों का सोर्स और ओरिजिन कहीं और है, और वहाँ हम लोगों को वापस भी जाना है। कुछ ही टाइम के लिए हम लोग गेस्ट की तरह इसी वर्ल्ड पे आते हैं, हैप्पीनेस रिसीव करते हैं, सॉरो रिसीव करते हैं, और फिर देते भी हैं, और फिर चले भी जाते हैं। ठीक है, सो चले जाने के लिए हम लोगों को एक कॉल रिसीव करना पड़ता है। वो कॉल जब भी आ जाता है कि वी हैव टू लीव द वर्ल्ड, वी हैव टू लीव द वेरी society, community where we are belonging to for so many days, where we are receiving and giving thoughts and emotions, okay, where we are having friends, family, that particular world we have to leave when the call will come। ठीक है, एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। सो इधर एक्चुअली अगर हम लोग सिंपल मैसेज के बारे में बोलते हैं तो फिर क्या बोला जाएगा कि सिंपल मैसेज यही है कि ये जो सैंड बार है ना, ये सैंड बार जब भी कोई मतलब क्रॉस करते हैं के बाद सी पे जाते हैं, तो कुछ कुछ हमारा जो रिलेटिव्स है, हमारा मम्मी पापा, बहुत समटाइम्स बहुत डर जाते हैं कि ये जा तो रहे हैं, अच्छे से वापस आए भगवान। ठीक है, और वापस भी हम लोग आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो यही बारे में बोला गया। लेकिन हाँ ठीक है, ये सिंपल मैसेज है। इसके पीछे वाला मैसेज क्या है कि जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द पोएट विल क्रॉस द वेरी बैरियर that situates in between life and death, that time he doesn't want any type of mourning, he doesn't want any type of cry, any type of weeping, any type of monotonous environment that he is living the world, because he has to live the world, each and every has to live the world। और ये जो डेथ है, ये हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसे दिन हम लोगों का जन्म हुआ है उस दिन ये तय हो गया है कि कौन सी डेट पे और कभी और कब कब हम लोगों का डेथ होगा। मतलब हम लोगों का डेथ होगा ही होगा, ये तय हो चुका है। शादी नहीं हो सकता है, लेकिन डेथ हो ही जाएगा, होगा भी। ये एक्सेप्ट करने में हम लोगों का दिक्कत अभी भी है। हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं मर जाऊंगी और कोई मेरा बहुत ही नियरेस्ट जो है वो मर जाएंगे। ये बोलने में बहुत इजी लग रहा है, मैं भी समझ रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये एक्सेप्ट करने में मन ही मन में ये एकदम मन के अंदर ले लेना कि नहीं हम लोग अकेले हो जाएंगे। लेकिन ये ठीक है कि मैं भी चली जाऊंगी, ये हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो नियरेस्ट पीपल है वो कभी हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा, ये सोचने में बहुत ही मतलब आई यूज्ड टू शिवर, है ना, वी ऑल दैट आई नो। तो ये हम लोगों को सोच लेना चाहिए, एकदम मन के अंदर घुसा लेना चाहिए। और हम लोग जब ये अर्थ लीव करेंगे तब एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि लीव कर रहे हैं इसीलिए सब लोग रो रहे हैं और इसीलिए हम लोगों का भी जो सोल है वो भी रो रहे हैं, वो भी अंदर ही अंदर कष्ट में एकदम डूब जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। But such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam, when that which drew from out the boundless deep टर्न्स अगेन होम। इसका मतलब क्या है? टाइड जो है, इसका ये मतलब है कि जो टाइड है, टाइड्स यूज टू बी वेरी लाइक वेरी वेरी लाइवली। Tides used to be very lively. Tides used to move from here and there, comes and go, tide comes and tide goes, isn't that? लेकिन इधर बोला गया है कि टाइड्स भी अभी एनर्जी खो रहे हैं। टाइड्स का भी जो एनर्जी है वो खो रहे हैं, वो नींद में है। और उसका जो वो जो पहले एकदम साउंड से फोम से भरे हुए थे, अभी नहीं है। अभी ये प्रोडक्टिव नहीं है, अभी ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वीक हो गया है, वेरी हो गया है, एनर्जी लेस हो गया है, हाफ हार्टेड हो चुके हैं। अभी कॉल आ चुका है कि हम लोगों को जाना है। इसका मेटाफोरिक मीनिंग ये है कि पोएट बोल रहे हैं कि अभी मेरा कॉल आ चुका है कि मुझे जाना है। मैं अभी उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा जितना प्रोडक्टिव मैं पहले था। मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, मैं हाफ हार्टेड हो रहा हूँ शायद।
ठीक है। वेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। तो हम लोगों को मतलब टाइड्स के बारे में बोल रहा है कि टाइड्स जहाँ से आ रहा है उस ओरिजिन में वापस जा रहा है। मतलब अगर हम लोग देखें सी को, ओशियन को बहुत गौर से, तो हम लोगों को ये दिखने के लिए मिलेगा कि टाइड्स आ रहा है, लेकिन वो जब जा रहा है उसका जो पेस है, उसका जो वेलोसिटी है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि वो तो आ रहा है फुल फोर्स में, लेकिन इधर आने के बाद उसका एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके लॉस हो रहा है। उसी छोटा सा टाइम के लिए हम लोग वर्ल्ड पे आते हैं और वर्ल्ड पे थोड़ा सा टाइम बिता के फिर हम लोग इनफाइनाइट यूनिवर्स की ओर चले जाते हैं, जहाँ एकदम वर्ल्ड है डार्क और जहाँ के बारे में हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। अभी इधर पोएट बोल रहे हैं कि उसको भी, उनको भी जाना है उसी ओरिजिन में जिस ओरिजिन से वो वर्ल्ड पे आए थे, कुछ ही टाइम बिताए थे, एनर्जी दिखाए थे, प्रोडक्टिव थे। अभी एनर्जी लेस हो चुके हैं, वेरी हो चुके हैं, जाने की टाइम भी आ चुका है। तो यही मेटाफोरिक मीनिंग से दो पैराग्राफ्स की मैं आज दो पैराग्राफ्स पढ़ाई। लास्ट टू पैराग्राफ्स ऑल्सो आई विल टीच इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। सो मुझे मतलब कमेंट करके बताओ कि हिंदी समझ में आ रहा है या नहीं, पढ़ाना जो मतलब जो टेक्निक में मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कुछ क्वेरी है वो भी मेरे साथ शेयर करो। तो चलो आज की वीडियो मैं इधर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स के बारे में, स्टैंजर्स के बारे में एक्चुअली वीडियोस बहुत ही जल्दी आएगा। तो टेक केयर एवरीवन, बाय।